Okay, so hello and a very good evening everyone. As you know, আমি জিঅ'মৰ্ফলজি কৰি আছিলোঁ এতিয়া উইদিন দ্য ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্ট আৰু আমি অলৰেডি বহুতখিনি টপিক চাইছোঁ। তাৰ ভিতৰত জিঅ'মৰ্ফলজি আৰ্থ ইণ্টেৰিয়ৰ এই টপিকটো আমি চাইছিলোঁ লাষ্ট, ৰাইট? চ' ক্লাছত আমি এইখিনি চাইছিলোঁ। চ' মই জাষ্ট আজি ক্লাছটোত এতিয়া মই প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মেইন ক্লাছটো দুটা চামাৰি পটককৈ কৰি দিওঁ। চ' আমি এতিয়ালৈকে কি কি পঢ়িছোঁ মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ। উই হেড ষ্টাডিড এবাউট আৰ্থছ इंटीरियर, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, जो अर्थ के अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे क्रस्ट है, फिर उसके बाद मेंटल आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर कोर। सो ये हमने ऊपर ऊपर से देखा था। फिर ये जो है ये पार्ट हमने देखा, ये सब स्टडी किया है। फिर मेंटल में भी आप क्रस्ट है, क्रस्ट में दो पार्ट होते हैं आपको पता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा होता है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक होता है ओशनिक क्रस्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है यूजुअली वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, इट इज़ नोन एज सियाल। और जो ओशनिक क्रस्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ द टू एलिमेंट्स, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सो उसको एस आई प्लस एम ए होता है, ऐसे हम लोग एम जी यूज़ करते हैं मैग्नीशियम के लिए एज ए सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। बट अगर जियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने एस आई के साथ वो एम ए लगा दिया, ठीक है, मतलब जो वर्ड है तो बन गया सीमा। तो सियाल होता है आपका लिथोस्फेरिक क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और सीमा होता है ओशनिक क्रस्ट। और जो ओशनिक क्रस्ट होता है उसमें जो वैसे देखा जाए तो दोनों क्रस्ट में सिलिकॉन कॉमन है, लेकिन ओशनिक क्रस्ट में मैग्नीशियम है जो आपके एल्यूमिनियम से ज़्यादा हैवी है, इसलिए क्या है ओशनिक क्रस्ट इज हेवियर देन द दिस लिथोस्फेरिक और यू कैन से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो ये क्रस्ट हो गया। उसके अंदर ये वाला जो लेयर है दिस इज द मेंटल, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक ऊपर वाला अपर मेंटल, नीचे वाला क्या होगा लोअर मेंटल, ठीक है। वैसे ही कोर में भी दो पार्ट होता है, यहाँ से कोर आपको पता है शुरू होगा फ्रॉम द गुटेनबर्ग जो आपका लाइन है, ठीक है। सो ये डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन से। सो गुटेनबर्ग लाइन के नीचे जो ये वाला हिस्सा है दिस इज नोन एज कोर। कोर में भी दो पार्ट होता है, जो बाहर वाला होगा वो आउटर कोर और अंदर वाला जो होगा दैट इज इनर कोर, ठीक है। तो इतना हमने देखा। फिर वी हैड स्टडीड अबाउट, यहाँ पे आप देखो अबाउट द क्रस्ट, डिटेल में हमने देखा था क्रस्ट क्या है, क्रस्ट के अंदर थिकनेस कितना है, फिर उसका वॉल्यूम कितना है कंपेयर टू अर्थ वॉल्यूम, और क्रस्ट का मास कितना है कंपेयर टू अर्थ मास, हमने वो देखा था। फिर जो आपका मतलब एक एस्टिमेट है कि अगर आप 1 किलोमीटर डेप्थ में जाएंगे, मतलब इफ़ यू गो विद इन द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे, तो फॉर एवरी 1 किलोमीटर डेप्थ जितना आप अंदर जाएंगे टेम्परेचर 30 डिग्री करके इंक्रीज होगा, ठीक है, फॉर एवरी 1 किलोमीटर डेप्थ। फिर हॉरिजॉन्टली अगर क्रस्ट को हमने ऐसे डिवाइड किया तो आप देख सकते हो उसमें हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक होता है पार्ट हमने देखा था हाइड्रोस्फेरिक पार्ट जो होता है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। सो ये हमने देखा था कि जो आपके लिथोस्फेरिक पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ द लाइटर फेल्सिक सिलिकेट्स, और अगर आप देखोगे जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है इट इज मेड अप ऑफ द हेवियर मैफिक सिलिकेट्स बोलते हैं उसको। मैफिक मतलब मैग्नीशियम जहाँ पे होगा, फेल्सिक मतलब जहाँ पे एल्यूमिनियम सिलिकेट है, मतलब एल्यूमिनियम प्लस सिलिका, ठीक है। और अगर हम देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से डायग्राम को। सो ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था क्रस्ट को, और अगर वर्टिकल ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं अर्थ का अलग अलग क्या है हिस्सा है। जैसे वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो पहले क्या आएगा, अपर क्रस्ट आएगा, ठीक है। फिर अपर क्रस्ट के बाद आपका आता है एक डिसकंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स डिसकंटिन्यूटी। मतलब इफ यू गो डाउनवर्ड्स, सो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच मतलब एक पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी बिल्ट रहता है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। वो फिर से मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम है। सो इसमें आप देख सकते हो जैसे ये क्रस्ट है, सो ये क्रस्ट ये वाला अपर क्रस्ट हो गया और नीचे लोअर क्रस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे कहीं पे बीच पे होगा, ठीक है। सो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है दिस इज कॉन्वेक्स डिसकंटिन्यूटी, जो आपका एक इमेजिनरी डिसकंटिन्यूटी लाइन है विच सेपरेट्स द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज नोन एज द, अच्छा, उसके बाद देखिए आप कॉन्वेक्स डिसकंटिन्यूटी के नीचे क्या है आपका लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट के नीचे जो वाला लेयर है दिस इज नोन एज एस्टेनोस्फीयर, मतलब अपर मेंटल शुरू होने से पहले जो लोअर लेयर आएगा, मैं फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे डायग्राम में क्योंकि डायग्राम से समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ पहले, ओके। तो देखिए ये वाला जो क्रस्ट है, राइट, ये ऑरेंज ब्राउन वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज क्रस्ट। यहाँ पे आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी लाइन है, ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया। सो इसने क्या किया, जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज नोन एज द अपर क्रस्ट, ठीक है, अपर क्रस्ट, एंड दिस इज नोन एज द लोअर क्रस्ट, ठीक है। और ये वाला यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ ये ऑरेंज वाला और ये जो येलो वाला है लेयर दिस इज नोन एज मेंटल लेयर। सो मेंटल जो अपर मेंटल वाला है, ठीक है, यहाँ से आप मान सकते हो यहाँ पे
एक डिसकंटिन्यूटी लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज नोन एज मोहोविक, ठीक है। सो इसके बीच ही मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये जो मेंटल का अपर मेंटल का ये वाला मैंने थोड़ा पार्ट डिवाइड कर दिया, आप बोल सकते हो थोड़ा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा वो आप बोल सकते हो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको ही एस्टेनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। सो आप बोल सकते हो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच एक इमेजिनरी लेयर है जिसको एस्टेनोस्फीयर बोलते हैं। फिर अगर हम नीचे जाएंगे, फिर क्या आएगा, दूसरा डिसकंटिन्यूटी आएगा, मोहोरोविक बोलते हैं इसको। मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, जो आपके लोअर क्रस्ट थे, ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच जो इमेजिनरी लाइन है, दिस इज नोन एज मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसे मान सकते हो यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। सो दिस लाइन इज नोन एज मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी लाइन, जो क्या करता है, आपके लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को सेग्रीगेट करता है, सेपरेटली करता है। अभी आप सोच सकते हो कि एस्टेनोस्फीयर कहाँ आएगा, एस्टेनोस्फीयर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों के बीच में ही आता है, ठीक है, याद रखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें आता है। सो नेक्स्ट जो आपका आएगा, ये होगा आपका, ये जो पार्ट है दिस इज द अपर मेंटल, ठीक है। पहले हमेशा याद रखिए अपर आएगा, जैसे क्रस्ट में भी अपर आया था, फिर लोअर, अपर लोअर, फिर अपर लोअर, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ठीक है। खाली कोर में हम लोग इसको आउटर कोर और इनर कोर बोलते हैं, ओके, इतना याद रखिए। और ये जो लाइन है, जो आपको अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच भी एक लाइन है, आप देख सकते हो, विच इज नोन एज रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। फिर लोअर मेंटल और आप देख सकते हो आउटर कोर, इसके बीच भी एक इमेजिनरी लाइन है, आप देख सकते हो, ठीक है, जो लोअर मेंटल और आउटर कोर को सेपरेट करता है, दिस इज नोन एज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर कोर में भी आप देख सकते हो दो कोर है, एक है आउटर कोर, दिस इज द इनर कोर। इन दोनों कोर को भी एक पर्टिकुलर लाइन इसको मतलब सेपरेट करता है, विच इज नोन एज लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इतना थोड़ा मैप में याद रख लीजिए कि पहले कौन सा आएगा आपका, अपर क्रस्ट आएगा, फिर लोअर क्रस्ट, फिर लोअर क्रस्ट के बीच बाद कौन सा आता है, अपर मेंटल आता है। अभी लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच ही एक लेयर है दूसरा, उसको एस्टेनोस्फीयर बोलते हैं। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है, विच दिस इज नोन एज द मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, अपर क्रस्ट और सॉरी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच। और वैसे ही देखा जाए तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच भी एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे मैंने जो पहला लाइन ड्रॉ किया था, दिस इज नोन एज द कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। बाकी तो इजी है ये नीचे समझने के लिए, क्योंकि अपर और लोअर मेंटल के बीच जो है दिस इज वेरी क्लियर, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है, दिस इज नोन एज गुटेनबर्ग, ठीक है। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज नोन एज द लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो मैंने आपको एब्रीविएशन भी मतलब समझाया था एक ट्रिक याद रखने के लिए, ठीक है, सीएम, सीएम और जीएल, ठीक है। जिसने क्लास अटेंड किया था उनको पता है मैंने क्या बोला था, सीएम और जीएल, ठीक है। सो ये याद रखिए एब्रीविएशन, और जिसने क्लास अटेंड नहीं किया काइंडली आप पूछ लीजिए अपने फ्रेंड से, ठीक है, हमने एक एब्रीविएशन बनाया था ट्रिक याद रखने के लिए। तो यहाँ पे वही है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपर क्रस्ट और नीचे क्या है लोअर क्रस्ट, इनके बीच जो डिसकंटिन्यूटी है दिस इज नोन एज द कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। फिर लोअर क्रस्ट यहाँ पे है, लोअर क्रस्ट के नीचे आप मान सकते हो और अपर मेंटल के ऊपर एक लेयर आएगा विच इज नोन एज एस्टेनोस्फीयर। एस्टेनोस्फीयर ये लाइन है इमेजिनरी लाइन, ठीक है, यहाँ मतलब इस लेयर में है मान लो ऐसे। फिर ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच जो लाइन आता है डिमार्केशन के लिए, उसको बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच एक लाइन आएगी इमेजिनरी लाइन, दिस इज नोन एज रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच एक डिसकंटिन्यूटी लाइन आता है इमेजिनरी लाइन, विच इज नोन एज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड एंड आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है, दिस इज नोन एज लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा था मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्रस्ट में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर वो कॉम्बाइंड फॉर्म में है, कॉम्बाइंड फॉर्म मतलब क्या है, वो आप ऐसे मान सकते हो कि वो जिसे आप देखो यहाँ पे ये किसका एटम है, दिस इज द एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है, वो मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने का जो उसका मतलब टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए द ऑक्सीजन एटम कभी आपको ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है, राइट। सो हार्डली ऐसा होगा, नेसेंट फॉर्म बोलते हैं उसको, नेसेंट फॉर्म मतलब ऐसे हम लिखते हैं उसको, एक ऐसे फोर्थ ब्रैकेट देके लिखते हैं, मतलब
ये एटॉमिक फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब अनकॉम्बाइंड फॉर्म। ऐसे नहीं मिलेगा, क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि एटॉम का मतलब एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कार्बन के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, दूसरे एटॉम, कोई दूसरा एटॉम नहीं मिला तो आसपास के दूसरे ऑक्सीजन एटॉम से ही वो मिलके ऑक्सीजन बना लेगा, O2 हो जाएगा, ठीक है। सो कॉम्बाइंड फॉर्म में ही ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो क्रस्ट में जो कॉम्बाइंड फॉर्म में मिलने वाला जो आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो मतलब एलिमेंट है, वो क्या होगा? दिस विल बी ऑक्सीजन। और अगर एलिमेंटल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में अगर मिलता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? क्रस्ट के अंदर आयरन मिलेगा आपको, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो याद रखिए अर्थ में, ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है इसमें? क्रस्ट मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है अर्थ का, वो वाला प्लस सरफेस भी, सो उसको मिला के अगर देखेंगे, ठीक है, एटमोसफियर वगैरह सब मिला के देखेंगे तो सिलिकॉन ज़्यादा मिलता है अर्थ में, ठीक है। और एलिमेंटल फॉर्म का बात कर रहे हैं हम लोग, और यूनिवर्स में अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन, ठीक है, नेसेंट फॉर्म में मिलता है। सो किसी किसी स्टार्स में मिलेगा आपको, किसी किसी नेबुलरी क्लाउड्स में मिलेगा, ठीक है। सो याद रखिए कॉम्बाइंड फॉर्म में जो एलिमेंट मिलता है सबसे ज़्यादा क्रस्ट में, वो ऑक्सीजन होगा। एलिमेंटल फॉर्म में जो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है वो आयरन होता है। फिर एलिमेंटल फॉर्म में सबसे जो ज़्यादा अर्थ में मिलता है वो सिलिकॉन होगा, और एलिमेंट फॉर्म में सबसे ज़्यादा जो मिलता है यूनिवर्स में वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और कोई कोई इसको हाइड्रोजन भी बोलता है, ठीक है। सो देयर इज ए डिबेट ऑलवेज बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो याद रखिए हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन दोनों ही करेक्ट है। फिर वो जो हमने बोला था ट्रिक याद रखने के, CM और GL, ठीक है, तो ये याद रखिए। फिर हमने पढ़ा था अबाउट लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, अलग अलग जो लेयर्स है उनके बारे में पढ़ा था। सो आई एम जस्ट गोइंग टू द समरी स्लाइड। सो समरी में हमने पढ़ा था जो लेयर्स ऑफ द अर्थ है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो पहले क्या आता है? लिथोस्फीयर आता है। लिथोस्फीयर का थिकनेस है 10 to 20 किलोमीटर्स, सॉरी 200 किलोमीटर्स। और लिथोस्फीयर का दो पार्ट है, एक होता है क्रस्ट और एक अपर मेंटल। ये दोनों को मिला के हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अपर मेंटल भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सिर्फ क्रस्ट ही लिथोस्फीयर का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अपर मेंटल भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। स्टेनोस्फीयर आप बोल सकते हो। क्रस्ट, क्रस्ट मतलब आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर जो होगा वो वाला हिस्सा, उसमें आपका कॉन्टिनेंटल और जो आपके ओशनिक क्रस्ट है वो आएंगे, प्लस आपका स्टेनोस्फीयर आएगा, प्लस आपका अपर मेंटल। ये सब क्या होगा? आपका लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। सो जब हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द अपर मेंटल। फिर अगर देखेंगे आप लोग टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फीरिक प्लेट्स जो होता है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, दूसरा है ओशनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है इट्स मेल्ड अप ऑफ लाइटर, यू कैन से फेल्सिक एलिमेंट्स। हमने देखा था इसको फेल्सिक, हम सिलिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। फेल्सिक सिलिकेट। फेल्सिक क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लाइटर एल्यूमिनियम, ठीक है। और जो ओशनिक प्लेट्स है जिसको हम ओशनिक क्रस्ट भी बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ हेवियर एलिमेंट्स जैसे मैग्नीशियम। सो इसको हम लोग मैफिक बोलते हैं, MAFIC, मैफिक। क्यों? बिकॉज वो मैग्नीशियम। मैफिक सिलिकेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। सो याद रखिए ये वर्ड हो गया फेल्सिक, FELSIC, फेल्सिक सिलिकेट। सिलिकेट तो आएगा ही, कॉमन है दोनों में क्योंकि सिलिका है। और दिस इज, इसको बोलते हैं मैफिक बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज ए डेंसर हेवियर एलिमेंट देन एल्यूमिनियम, ओके। फिर इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स, सो प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत ज़्यादा लिथोस्फीयर में ही होता है। जितना भी प्लेट का जो मूवमेंट होता है, इट टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर, ओके। जो हमारे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, इट इज़ एवरीथिंग दिस टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर। क्योंकि अपर मेंटल में ही, अपर मेंटल और क्रस्ट और स्टेनोस्फीयर तीनों क्या है एक दूसरे से, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इजंट इट? दे आर टचिंग ईच अदर। सो अपर मेंटल से जो भी आपके कन्वेक्शन करेंट जाएंगे, ठीक है, मैंने उस दिन समझाया था क्लास में आपको, this will go this way and it will strike the asthenosphere। asthenosphere में एक्टिविटी होता है, और asthenosphere में ही आपका ज़्यादातर जो आपके मैग्मा वगैरह है वो सब जमा होता है। सो कभी भी क्रैक्स या फीचर्स अगर रॉक्स में आ गया तो वो मैग्मा ऐसे जाके वो बाहर निकलता है, देन इट इज़ नोन एज लावा, ठीक है। जो वो नीचे रहता है देन इट इज़ नोन एज मैग्मा, और जब वो बाहर आके कूल होगा या बाहर जब आ जाता है एटमोसफेयर के टच में, देन इट इज़ नोन एज लावा, LAVA, लावा, ठीक है। ओके, फिर हमने देखा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स इज ड्रिवन बाय प्राइमोर्डियल हीट, मतलब अर्थ का जो पहले से ही जो हीट है इनर कोर में, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में है हम लोग देखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ दिस प्राइमोर्डियल हीट। फिर रेडियो एक्टिव डिके भी हो रहा है, जैसे यूरेनियम और थोरियम जो प्रेजेंट है अर्थ के मेटल और कुछ अर्थ के क्रस्ट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, ठीक है। और इसके वजह से भी कन्वेक्शन करेंट्स वगैरह ड्राइव होता है, ओके। देन जो नेक्स्ट लेयर है दिस इज द एस्टेनोस्फीयर, जो आपकी लिथोस्फीयर और अपर मेंटल के बीच आता है, ठीक है। और इसका थिकनेस अगर देखेंगे सो क्या होगा, इसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिथोस्फीयर में 10 to
200 किलोमीटर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो क्रस्ट से लेके, ठीक है, दिस इज द क्रस्ट, ये थोड़ा सा छोटा सा ये लेयर होगा स्टेनोस्फीयर, फिर अपर मेंटल, ठीक है, ये तीनों मिलके ही तो लिथोस्फीयर होता था, आई टोल्ड यू राइट। सो ये क्या है, दिस इज द लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो एस्टेनोस्फीयर कहाँ पे आएगा, सपोज ये मान लो आप 10 to 80 किलोमीटर्स का है क्रस्ट, ठीक है, 10 to 80 किलोमीटर अगर क्रस्ट है, तो ये जो बाकी जो है ये क्या होगा, 80 to 200 किलोमीटर होगा, क्योंकि लिथोस्फीयर का टोटल कितना है, थिकनेस 10 to 200 किलोमीटर्स है, इजंट इट। सो ये जो बाकी वाला हिस्सा है, इसमें से थोड़ा आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, कुछ 20-30 किलोमीटर का एक एरिया होगा, दिस इज नोन एज द एस्टेनोस्फीयर, ओके। बाकी क्या होगा, अपर मेंटल का पार्ट होगा। फिर यहाँ पे क्या है आपका, जो इसका डेंसिटी होगा ना एस्टेनोस्फीयर का, और एक चीज़ याद रखिए, एज यू गो डाउनवर्ड्स, मतलब कोर की तरफ अब जब जाते रहेंगे इनर कोर की तरफ, तो क्या होगा, आपका डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि हेवी एलिमेंट्स आपको मिलेगा। पहली सरफेस में हमको क्या मिलता था, एल्यूमिनियम मिलता था, ठीक है, फिर हमने देखा था सिलिकॉन मिलता था, और क्या था, मैग्नीशियम मिलता था, राइट, Mg या Ma भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो मैग्नीशियम मिलता था। अगर आप देखोगे अंदर जाओगे ना, तब आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट सम हेवी एलिमेंट्स लाइक आयरन भी मिलने लगेगा आपको, राइट। सो इसलिए आप बोल सकते हो जो डेंसिटी है, एज यू गो डाउन और डेप्थ में जब जाओगे आप, तो क्या होगा, द डेंसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो अभी देखिए, क्योंकि लिथोस्फीयर के बाद एस्टेनोस्फीयर आता था, तो क्या होगा, एस्टेनोस्फीयर का डेंसिटी लिथोस्फीयर से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, राइट। ओके, देन नेक्स्ट अगर देखेंगे एस्टेनोस्फीयर की बात करें, तो दिस लेयर इज वेरी वॉलेटाइल, मतलब ये बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है, एंड मैकेनिकली वीक होता है। डक्टाइल मतलब ये आप बोल सकते हो फ्लैट प्लेन शीट्स की तरह होता है ये, ठीक है। सो और दूसरा इसका रोल क्या है, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं कि मैग्मा जो होता है वो कहाँ पे होता है। सो याद रखिए, मैग्मा आपके लिथोस्फीयर का जो एक पार्ट है एस्टेनोस्फीयर, उसमें होता है। अभी लिथोस्फीयर का 3 पार्ट है, एक हो गया क्रस्ट, एक हो गया एस्टेनोस्फीयर, और दूसरा हो गया आपका अपर मेंटल, ठीक है। इसमें जो बीच वाला लेयर है एस्टेनोस्फीयर, इसमें क्या होता है, मैग्मा स्टोर होता है, ठीक है। और दिस लेयर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्टोनिक मूवमेंट्स, और जो भी आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट्स होता है, ठीक है। दैट इज अर्थ का अगर कोई आप मान लो, अर्थ का जैसे आप मान लो दिस इज द क्रस्ट, ठीक है। आइसोस्टेटिक बैलेंस मतलब क्या होता है, ये क्रस्ट के नीचे ही तो एस्टेनोस्फीयर है, राइट। सो अर्थ में कैसा होता है, अगर ये एरिया क्या हो गया, धस धस गया, तो जो अपर मेंटल से आपका कन्वेक्शन करंट आता है, वो क्या करेगा, इस लेयर को थोड़ा पुश करेगा ऊपर, राइट। और ऐसे ही उल्टा उल्टा भी होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे आइसोस्टेटिक बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। मान लो ये एरिया भी इस साइड वाला धंस गया, तो क्या हो गया, कुछ करेंट्स ऐसे भी तो आ रहे हैं ना, वो क्या करेगा, इस लेयर को फिर ऊपर भेजेगा, ठीक है। वैसे कुछ करेंट्स ऐसे आएगा, तो इसको भी ऊपर भेजेगा, तो इस तरफ भी आप मान सकते हो ऐसे आएगा। सो कैसा हो रहा है, मतलब एक तरफ अगर मान लो आप नीचे धंस रहे हैं, तो उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली बैलेंसिंग, वो एस्टेनोस्फीयर वाले लेयर में हो रहा है, ठीक है। सो याद रखिए, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट जो है वो एस्टेनोस्फीयर में हो रहा है, मैग्मा भी आपके एस्टेनोस्फीयर में ही है, ठीक है। फिर आफ्टर दिस कम्स द थर्ड लेयर, दैट इज द मेंटल, ठीक है। सो मेंटल में क्या होता है, आपने देखा था जिस जो इसका थिकनेस है, सो अराउंड 2900 किलोमीटर्स का है। मेंटल इज द यू कैन से इट्स अ बिगेस्ट लेयर, राइट। थिकनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लार्जेस्ट होगा, ठीक है। सो ये कहाँ से शुरू होता है, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी से शुरू होता है। और मेंटल में 2 पार्ट होता है, हमने देखा था, एक अपर एक लोअर मेंटल होता है। अगर मेंटल का वॉल्यूम के बारे में हम बोलेंगे, सो अर्थ के 83% जो अर्थ का वॉल्यूम है, उसका 83% आपका मेंटल ही होता है अकेले, ठीक है। सो इससे पता चलता है कि मेंटल का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, और मेंटल क्यों इतना बड़ा है, ठीक है। मेटल बड़ा है इसलिए तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, और मास भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो अर्थ का जो 67 टोटल मास है, उसका 67% जो मास है, वो सिर्फ मेंटल का ही है। फिर अगर डेंसिटी देखेंगे तो क्या होगा, आपके अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिफरेंट होगा। अभी अपर मेंटल जो कि पहले आएगा, फिर क्या आता है, लोअर मेंटल आता है, तो इसलिए क्या होगा, थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि अपर मेंटल का क्या होगा, डेंसिटी विल बी लेस देन द लोअर मेंटल, ठीक है। सो लोअर मेंटल में क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर्स में अपर मेंटल का कितना है, जो आपका डेंसिटी है दैट इज 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये अपर मेंटल का हो गया। नीचे जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी और बढ़ेगा, तो 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 5.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक जाता है।
और डेंसिटी के साथ क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अपर मेंटल में अगर देखोगे तो टेम्परेचर कितना है, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लोअर मेंटल में टेम्परेचर कितना है, इट्स अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, फिर रोल, मेंटल का रोल क्या होता है, जैसे हमने देखा था एस्टेनोस्फीयर का रोल होता है, मैग्मा स्टोर करता है, वो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट्स करते हैं। वैसे ही अगर इफ यू सी मेंटल का रोल क्या होता है, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स। ठीक है, जो कन्वेक्शन करंट है उसका सर्कुलेशन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। सो कन्वेक्शन करेंट्स कैसा होता है हम देखेंगे बाद में, हमको जब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कन्वेक्शन करेंट्स, तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी भी पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। ठीक है, तो कन्वेक्शन करंट सिंपली आप मान लो, जैसे आपके दिस इज, मान लो ये आपका क्रस्ट है, ये आपका एस्टेनोस्फीयर हो गया। ठीक है, ये आपका जैसे अपर मेंटल है, एंड इसके नीचे आएगा आपका लोअर मेंटल। ठीक है, सो अभी मैंने दिखाया था आपको कुछ जो आपके मैग्मा होते हैं ना, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, दिस मैग्मा कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग दिस वे। ठीक है, वो जो इसका क्या होगा, जैसे आप देखो यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों लेयर में। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, या बोल सकते हो आप टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, राइट। सो जैसे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो ये यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है, और ये वाला जो कि कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर में है वो लो प्रेशर जोन बनता है। तो क्या होगा, ये जो कन्वेक्शन करेंट है इट विल बी पुश्ड अपवर्ड्स। ठीक है, फिर वो जब ठंडा हो जाएगा, जैसे हमारा ओशनिक सर्कुलेशन भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ठंडा होने से वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, इन दिस वे एक कन्वेक्टिव सेल या कन्वेक्टिव करंट का सेल बन जाता है। ठीक है, एंड दिस सर्कुलेशन इज नोन एज, दिस सर्कुलेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट जो मैग्मा से बना है, दिस इज नोन एज द कन्वेक्शन करंट, और कन्वेक्शन करंट साइकिल बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर इस लेयर के बारे में बोलते हैं तो इसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन मिलेगा, 45% इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, 21% सिलिकॉन है इस लेयर में, और 23% मैग्नीशियम है। तो इस लेयर को OSM, इसमें एलिमेंट जो है उसको याद रखने के लिए OSM भी याद रख सकते हो, या ऑसम। ठीक है, OSM ऑसम ऐसे याद रख सकते हो, हम ऑसम बोलते हैं, AWESOM ऑसम, बट याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, OSM ऑसम भी आप ऐसे याद रख सकते हो। सो O मतलब क्या होगा आपका ऑक्सीजन, S मतलब सिलिकॉन, और M मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, सो दिस द थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर आएगा हमारा कोर, कोर का जो लेयर है। सो ये सबसे अंदर वाला लेयर है, और इसमें अगर देखेंगे सो इसका भी दो पार्ट है, एक होता है आउटर कोर, एक होगा इनर कोर। आउटर कोर जो होगा इट इज़ अराउंड 2900 टू 5100 किलोमीटर्स, और इससे आगे अगर जाएंगे अंदर की तरफ तो 5100 किलोमीटर प्लस वो एरिया, वो मतलब डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी द इनर कोर। ठीक है, अभी कोर किससे बना है, ऑलरेडी टोल यू, आउटर कोर और इनर कोर से बना है। वॉल्यूम के बारे में अगर बोलेंगे तो आउटर और इनर कोर को मिला के इट्स ओनली 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। सो मेंटल को देखिए आप, मेंटल में कितना था आपका टोटल वॉल्यूम, 83% था। तो आप समझ सकते हो मेंटल वाला लेयर कितना बड़ा होता है। ठीक है, कोर वाला कंपेरेटिवली छोटा है। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट मास, मास कितना है इसमें, मेंटल में 67% है, और अगर मास हम कोर के बारे में बोलेंगे, दोनों मिला के इनर और आउटर कोर मिला के इट्स ओनली 33% ऑफ द अर्थ मास। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे मेंटल के कंपेरिजन में वॉल्यूम और मास क्या है, कम है, लेकिन डेंसिटी में क्या है, मेंटल से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि मेंटल का इफ़ यू रिमेंबर हमने देखा था यहाँ पे मेंटल का कितना था, इट वाज यू कैन से अराउंड, लोअर मेंटल में था आपका 3.3 टू 5.7, और अपर में था 2.9 टू 3.3। तो अराउंड 5.7 में आप बोल सकते हो मेंटल में, हाईएस्ट मेंटल में जो डेंसिटी है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर देखोगे आउटर कोर का कितना है, 9.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 12.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब और ज़्यादा बढ़ गया। और अगर अंदर जाओगे इनर कोर में तो इससे और बढ़ेगा, राइट, 12.6 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका डेंसिटी होता है। सो ऑब्वियसली डेंसिटी के साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अंदर जाओगे क्या होगा, गर्मी और ज़्यादा होगा। सो ये जो आउटर कोर है सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो 4000 टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, और इनर कोर जो होता है ना इट इज़ सॉलिड। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा है, अर्थ का कोर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में है इसका टेम्परेचर। और ये सॉलिड स्टेट में इसलिए है, मैंने समझाया था आपको, क्योंकि ये देखिए इतने हाई टेम्परेचर में होना क्या चाहिए था, दैट आयरन शुड हैव मेल्टेड। ठीक है, लेकिन
वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी है, इसलिए क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर जो आपका मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वहाँ पे, सो वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक तरफ क्या हो रहा है, जो आपकी हीट है वो चीज़ को पिघलना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेशर है वो उसको पिघलने नहीं दे रहा है, ठीक है, इट्स होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। सो आप बोल सकते हो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है अंदर, इसलिए क्या है, इट्स इन सॉलिड फॉर्म, ऐसे हम मानते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द कोर, आउटर कोर इट्स मेड अप ऑफ निकल, आयरन, फेरम मतलब हम बोलते हैं एलिमेंट Fe यूज करते हैं, ये आयरन का क्या है, सिंबल है, ठीक है। एंड वी हैव ऑल्सो लाइटर अमाउंट्स ऑफ, आई मीन ट्रेस अमाउंट्स ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है। बट इफ यू सी इनर कोर में क्या है, कोई लाइटर एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट, तो उसमें 80% आप बोल सकते हो आयरन है, और ये सॉलिड है, और निकल भी थोड़ा मिलता है, ठीक है। अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक में आज का, एंड दिस इज द सेस्मिक वेव। सो सेस्मिक वेव जो होता है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सेस्मिक, ठीक है। सेस्मिक मतलब क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक्स आप बोल सकते हो, और अदर वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ एंड इट्स क्रस्ट। अर्थ और अर्थ क्रस्ट में जो भी वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है, इफ दे आर रिलेटेड टू दिस, देन, और इफ यू कैन से लाइक इन मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो, ऑल द वाइब्रेशंस रिलेटेड टू अर्थ एंड इट्स क्रस्ट आर कॉल्ड सेस्मिक, ओके, एंड द वेव्स को बोलते हैं seismic wave. So seismic waves are waves of energy that travel through the Earth's layers and are a result of earthquakes. So volcanic eruptions, earthquake, magma movement, या अगर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, या लार्ज ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन्स हुआ, जैसे आपके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स वगैरह अगर होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड टेस्ट होते हैं, देन सिस्मिक वेव्स एराइज, वाई, बिकॉज इट कॉजेज, ये सारी जो चीज़ें, अर्थक्वेक हो, वॉल्केनिक इरप्शंस हो, मैग्मा मूवमेंट हो, लार्ज लैंडस्लाइड्स हो, या ह्यूमन मेड जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, दैट कॉजेज व्हाट, that causes movement in the earth's crust, then this movement will travel in the form of energy, and this energy waves are known as seismic waves, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्मिक वेव इज यूज फॉर रिसर्च टू द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। अभी अर्थ का जो इंटीरियर, हमने जब जैसे बोला था ना आपको, एक लेयर जैसे कोर के बारे में बोलते हैं, तो जो आपके आउटर कोर होते हैं यूजुअली दे आर इन सेमी सॉलिड स्टेट, बट इनर कोर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ द सिस्मिक वेव्स, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सिस्मिक वेव, ठीक है, हम आगे देखेंगे। सो पहले हम देखते हैं अबाउट अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स कैसे प्रोड्यूस होता है। सो अर्थ की क्वेक्स किस लिए होता है, बिकॉज जब भी किसी अर्थ के एक पर्टिकुलर क्रस्ट में, मान लो ये एक फॉल्ट लाइन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ शार्प ब्रेक इन दिस टू लेयर्स, एक लेयर था पहले, फिर यहाँ पे क्या हो गया, बीच से क्रैक हो गया, एंड दिस, ये फॉल्ट जब बन गया ना, तब क्या होगा, ये क्रस्टल, आप फॉल्ट मतलब ये डेफिनेशन देख सकते हो, इट मीन्स ए शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल लेयर, ये अगर एक लेयर था पहले, अगर मान लो ऐसे वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, टूट गया, तो क्या होगा, दिस विल कॉज द टू प्लेट्स टू मूव आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो ये ऐसे यहाँ पे रह गया, और ये वाला क्या हुआ, पार्ट धस गया अंदर, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, सो इस ये किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, rock layers along a fault tend to move in the opposite directions due to the force exerted by them, but are held in place by countering frictional forces exerted by the overlaying rock strata। मतलब क्या बोला है, देखिए, जैसे रॉक लेयर्स ये दोनों, ये जैसे एक मान लो एक ब्लॉक है, तो इसमें क्या हो गया, ये टूट गया बीच से, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका एक लेयर जो है वो नीचे धंसने जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो आपकी ये वाली लेयर है, ये जो रुका हुआ है, दिस लेयर, ओके, ये क्या करेगा, एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ना यहाँ पे, तो इसको जाने नहीं देगा इजीली, ठीक है। सो ये क्या होगा, धीरे धीरे धसेगा, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ दिस लेयर, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ये वाला लेयर, ठीक है, ओवरलिंग रॉक लेयर को, मतलब ये वाला लेयर को, ये वाली जो लेयर है इसको मतलब ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, एक लेयर नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे इस लेयर में मतलब एक अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इसको एक्ट कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी मतलब घर्षण प्रोड्यूस होंगे ना, इससे क्या होगा, थोड़ा कपने लगेगा, राइट। सो अभी मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, सो हर एक पॉइंट पे एक कंपन होगा, मान लो यहाँ पे हमने कंसिडरेशन के लिए ले लिया एक पॉइंट, सो जहाँ पे ये पॉइंट, जहाँ पे ये फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, सो हमने मान लिया इसको फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है। इसके एग्जैक्टली जो आपके ऊपर वाले हिस्से होंगे ना, जो अर्थक्वेक का मूव माने एनर्जी वेव्स होगा, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो ये जाके सरफेस में जहाँ पे वो मतलब आप बोल सकते हो जहाँ पे इम्पैक्ट करेगा ये डायरेक्टली जाके, ठीक है।
सो दिस पॉइंट इज नोन एज द एपिसेंटर। तो याद रखिए, दो एक फॉल्ट लेयर के बीच अगर कोई वाइब्रेशंस हो रहा है, जहाँ से वाइब्रेशंस ओरिजिनेट होगा दैट इज नोन एज द फोकस और हाइपोसेंटर, और उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ ऑपोजिट साइड में क्या होगा, और एक पॉइंट क्रिएट करेगा, और यहाँ से ही क्या होगा, ये अर्थक्वेक वेव्स जो है ना इस तरफ ट्रेवल करेगा, राइट, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, नीचे से जाएगा, फिर एनर्जी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, ऐसे कंपन होगा, फिर दिस विल क्रिएट द अर्थक्वेक वाइब्रेशंस। ठीक है, समझ में आया? नीचे से ये जो एनर्जी वेव है ये जाके स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद उसका एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, राइट। सो समझ में आ गया होगा आपको, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड, जहाँ पे रिलीज हो रहा है एनर्जी, कहाँ पे रिलीज हो रहा है, यहाँ पे, सो दिस इज नोन एज द हाइपोसेंटर और फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। और पॉइंट ऑन द सरफेस, जो सरफेस का पॉइंट है जहाँ पे क्या है, जस्ट अबोव द फोकस है, ठीक है, मतलब फोकस के जो एग्जैक्टली अबोव है, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये वेव्स जाके इस सरफेस को टच कर रहा है, जहाँ से वो फिर ऐसे फैल जाएगा, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा जस्ट लाइक वाटर। सो दिस पॉइंट इज नोन एज द एपिसेंटर। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये दोनों एक ही ब्लॉक था पहले, फिर ये क्या हुआ, एक नीचे की तरफ धंस गया, तो क्या होगा, एक ऑपोजिट ये वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, इस लेयर को, ये वाली जो लेयर है इसमें एक ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स देगा। सो मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, एक हर एक पॉइंट में क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें मान लो एक पॉइंट है, दिस इज नोन एज फोकस, सो फोकस से क्या होगा, अर्थक्वेक वेव्स ऐसे सरफेस की तरफ ऑरिजिनेट होंगे, ठीक है, और जब भी वो सरफेस में आया, यहाँ पे टच किया, सो ये वाला पॉइंट हो गया फोकस और हाइपोसेंटर, और ये वाला जो सरफेस में आएगा पॉइंट, इसके बाद क्या होगा, ये वेव्स ऐसे फैल जाएगा, राइट। सो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो सरफेस वाला पॉइंट है दिस इज नोन एज द एपिसेंटर। ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक, आप ऐसे मान सकते हो कि एपिसेंटर के एग्जैक्टली नीचे ही आपका फोकस या हाइपोसेंटर होता है, जहाँ पे वो फ्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज हुआ है एपिसेंटर तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थक्वेक्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक्स के मेनली दो टाइप होते हैं, वन इज नोन एज द बॉडी वेव और दूसरा होता है सरफेस वेव। अभी जैसे अर्थक्वेक आता है आप देखो, ठीक है, सो पहले जो वेव्स आएगा, ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी वेव्स होते हैं, फिर सेकेंडरी वेव्स होते हैं, और उसके बाद आपके आते हैं आई मीन द सरफेस वेव्स। ठीक है, सो इनके बीच टाइम डिफरेंस रहता है, पहले प्राइमरी वेव्स आएगा, फिर आप बोल सकते हो सेकेंडरी वेव्स आएंगे, फिर जो डिस्ट्रक्टिव वाले हैं आप एम्पलीट्यूड से देख सकते हो, एम्पलीट्यूड मतलब इसका जो हाइट है, प्राइमरी वेव थोड़ा ज़्यादा आता है, सेकेंडरी वेव थोड़ा कम आता है, लेकिन सरफेस बहुत बड़ा होता है, राइट, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं एक एक करके, पहले हम देखते हैं जो बॉडी वेव है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि दो पार्ट है ना, ये दोनों जो देखिए आप, ये जो पी वेव्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको बॉडी वेव्स बोलते हैं, और सरफेस वेव्स हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बॉडी वेव्स पढ़ लेते हैं जिसमें एस और पी वेव्स हैं। तो देखिए बॉडी वेव्स क्या होते हैं, बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्योंकि वो पूरा अर्थ का जो इंटीरियर है उसके अंदर से वो ट्रेवल करता है, दैट इज वाई, क्योंकि अर्थ के बॉडी से ट्रेवल कर रहा है। आप मान लीजिए अर्थ का जो कंप्लीट, आप मान लो ऐसे एक अर्थ को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे प्लेट, यहाँ पे प्लेट में कुछ फॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है, फॉल्ट लाइन है, यहाँ से कोई अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है सरफेस में यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा, earthquake waves will be generated on the surface, but if you talk about the energy here, ठीक है, इस पॉइंट में जो एनर्जी हाइपोसेंटर या फोकस में जो अर्थ के अंदर है, उसमें जो एनर्जी हो रहा है ना, इट विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, राइट, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका क्या होता है, बाद में जाके उसका एनर्जी कम हो जाता है, यहाँ तक नहीं पहुँचता है, राइट। बट जब भी एक अर्थक्वेक जनरेट होता है ना, आई मीन जब भी कोई फॉल्ट में कैसा होता है, फ्रिक्शन होता है, तो क्या होता है, इसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होगा ना वो हर डायरेक्शन में जाता है। सो ये एनर्जी वेव्स को हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। और ऐसे आप मान सकते हो जो बॉडी वेव्स है ना उसका दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं पी वेव, पी मतलब प्राइमरी वेव्स, ओके, और इसका नेचर कैसा है, दिस आर लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर। ठीक है, एंड दिस वेव्स प्रोपागेट सिमिलर टू द साउंड वेव, और पी वेव्स का जो टाइप है हम देख सकते हैं डायग्राम में, दीज आर जस्ट लाइक द साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव की तरह ही है। दूसरा जो वेव है, और इसका नेचर कैसा है, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर, लॉन्जिट्यूडनल है। ठीक है, सो लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या है, आप अगर अपने साइंस में थोड़ा पढ़ा होगा पहले, इफ यू रिमेंबर, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ऐसा होता है, इट ट्रेवल्स इन द पार्टिकल्स ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, मान लीजिए दिस इज साइन वेव, ठीक है, तो ये जो इसमें एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे,
तो पार्टिकल का मोशन किस तरफ होगा, इट इज ट्रेवलिंग अराउंड द डायरेक्शन, मतलब इस तरफ होगा, राइट। लेकिन ट्रांसवर्स वेव ऐसा होता है, मान लो आपका वेव का अगर डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आप मान लो ऊपर नीचे होगा, राइट। सो वेव का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, लेकिन उसका उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऊपर या नीचे होगा, ठीक है। सो इफ यू सी हियर, ये पार्टिकल जो है इट विल ट्रेवल दिस वे, राइट। तो हम देखेंगे बाद में, मतलब जब डिटेल में डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे जस्ट देख लीजिए कि प्राइमरी वेव्स क्या होता है, दे आर लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर, मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इस प्राइमरी वेव में, या एनर्जी आप बोल सकते हो, दे ट्रेवल इन द डायरेक्शन अलोंग द वेव, ठीक है। तो से दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। और सेकेंडरी वेव्स जो होते हैं, दीज आर एस वेव्स जो होते हैं, दीज आर सेकेंडरी वेव्स एंड दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब वेव प्रोपेगेशन क्या होता है, सिमिलर टू द रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी वेव्स को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। प्राइमरी वेव जो होता है, ये याद रखिए इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं। सो हमने पहले आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया था कि प्राइमरी वेव्स आर द फास्टेस्ट टू रीच, राइट। सो जब भी कोई फ्रिक्शन होगा अर्थ में, राइट, फॉल्ट की वजह से, सो प्राइमरी वेव पहले आएगा, फिर दूसरे में सेकेंडरी वेव्स आएगा, थर्ड में सरफेस वेव्स आता है, ठीक है। सो प्राइमरी वेव सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्यों। बिकॉज अभी देखिए, बिकॉज डेट प्राइमरी वेव्स को प्राइमरी क्यों बोलते हैं पहले, क्यों, बिकॉज दे आर द फास्टेस्ट मूविंग अमॉन्ग ऑल द सिस्टम वेव्स। तीनों वेव में से, मतलब पी वेव, एस वेव और सर्विस वेव में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करने वाला कौन सा वेव है, पी वेव या प्राइमरी वेव्स। अभी प्राइमरी वेव्स को प्राइमरी क्यों बोला जाता है, पहली बात है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है वो, राइट, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम और जो आपका मतलब जो आपका वेव का प्रोपोगेशन है वो अगर सेम और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप मान लीजिए इफ द वेव इज ट्रेवलिंग दिस वे, राइट, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, या आप मान लो अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे मान लो आप, राइट, इसको ज्वाइन कर देते हैं, या वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मतलब जा रहा है, कॉस वेव बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ पे थोड़ा इस तरह, ये साइन वेव ही हो गया, ठीक है। कॉस वेव कैसे होता है, कॉस वेव विल स्टार्ट फ्रॉम, यू से दिस वे, नीचे से शुरू होगा, ठीक है, दिस वे। सो कोई भी वेव हो, कॉस वेव हो, साइन वेव हो, इफ दे आर ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, देन दिस कैन बी कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो सिंपल, इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। बस इतना याद रखिए आप लोग, प्राइमरी वेव्स जो होते हैं वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं, वाई, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। मतलब सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आप बोल सकते हो वन डायमेंशन में होता है, ठीक है, इसका मूवमेंट, मतलब आइदर दिस वे और दिस वे, राइट। फिर कॉम्प्रेशनल वेव्स भी होते हैं ये, ठीक है। सो पी वेव्स आर ऑल्सो कॉम्प्रेशनल इन नेचर, बिकॉज ये क्या करता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है मीडियम में। थोड़ा साइंस की बात है ये सब, इफ यू रिमेंबर, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस, इफ यू रिमेंबर, आपने पढ़ा था, जो ये सारे हैं, अगर वेव्स अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, हम ऐसे अगर इसको दिखाते हैं, तो ये जब वेव्स क्या, ये जो इसके मतलब बोल सकते हो पार्टिकल्स जो है, इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसको कॉम्प्रेशन बोलते हैं। फिर किसी किसी एरिया में क्या होता है, वो बहुत दूर दूर होता है, दिस इज रेयर फ्रैक्शन। फिर कंप्रेशन आता है, ठीक है। फिर कंप्रेशन आएगा, मतलब पार्टिकल्स क्लोज होंगे। तो इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस फॉर्म में अगर वो ट्रेवल कर रहा है, या आप बोल सकते हो इफ इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव, और इफ इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ कॉस वेव्स, ठीक है, जो भी है। सो वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द प्राइमरी वेव का जो नेचर होता है। प्राइमरी वेव का नेचर कैसा होता है, लॉन्जिट्यूडनल होता है, मतलब वो साइन और कॉस फॉर्म में जा सकता है। फिर कॉम्प्रेशन वेव्स भी होता है, कॉम्प्रेशन मतलब कॉम्प्रेशंस किसी किसी जगह में रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन इस फॉर्म में भी वो ट्रेवल कर सकता है, राइट। और ये प्रेशर वेव्स भी होते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस, दैट मीन्स दे इंक्रीज एंड डिक्रीज प्रेशर इन द मीडियम, ठीक है। सो जहाँ से वो जाएगा, सो ऑब्वियस सी बात है ना, देखिए आप, जैसे यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन वाला एरिया, इसमें प्रेशर की तो बात है ना। ये देखिए, कॉम्प्रेशन वाला एरिया वो एरिया है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। और रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा, प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा। सो ये क्या करता है, इसको हम प्राइमरी वेव्स को हम प्रेशर वेव्स भी बोलते हैं। तो इफ दे आस्क यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी वेव, तो याद रखिए प्राइमरी वेव जो होता है उसका तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है, दूसरा वो कॉम्प्रेशन वेव्स बोला जाता है, कॉम्प्रेशनल वेव्स, और तीसरा वो प्रेशर वेव्स भी बोला जाता है, बिकॉज दे जब जब वो मतलब कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, तो कंप्रेशन वाले हिस्से में क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्वीजिंग होगा, इसलिए वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर आप रेयर फ्रैक्शन वाले एरिया में देखेंगे, तो यहाँ पे स्क्वीजिंग कम है थोड़ा रिलेटिवली, तो क्या होगा, इसमें
प्रेशर कम होगा, ठीक है, बिकॉज इट लीड्स टू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का होने से क्या होगा, स्ट्रेच होने का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्क्वीजिंग, मतलब ये बहुत एक जगह में ही बहुत ज़्यादा मतलब कलेक्ट हो गया, स्क्वीज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, वो फैल गया है अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कंपेरेटिवली डेंसिटी कम होगा, तो प्रेशर भी कम होगा, राइट। सो याद रहेंगे आपको, प्राइमरी वेव्स का 3 कैरेक्टर है। एक नेचर भी बोल सकते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर। तो पहला है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी कहलाते हैं, वो कंप्रेशनल वेव्स भी कहलाते हैं, और वो प्रेशर वेव्स भी कहलाते हैं, ठीक है। सो इसको देखिए आप, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है, ठीक है। सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स अगर आप देखोगे तो कैसा होगा, इट विल टेक प्लेस, इट विल बी लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस डायग्राम से भी देख सकते हो, ये वाला थोड़ी देर पहले मैंने जो दिखाया था, दिस एरिया इज नोन एज कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन वाले एरिया में क्या होगा, योर प्रेशर विल बी हाई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वीजिंग हो रहा है ना, दोनों तरफ से स्क्वीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जगह कम है। बट यहाँ पे स्क्वीजिंग नहीं हो रहा है, उल्टा वो क्या, लूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस एरिया इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन, और इसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है। सो you can say the P waves are also longitudinal wave, as well as you can say they are also pressure waves, as well as they are compressional waves, okay। और यहाँ पे अगर देखोगे ट्रांसफर वेव्स में क्या होता है, मैंने दिखाया था आपको, पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, ऊपर और नीचे ऐसे मूव करता है, ठीक है। वो पार्टिकल जैसे, क्योंकि पार्टिकल भी मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे वो पार्टिकल क्या था, ऊपर में था, फिर यहाँ से जब ऐसे आ रहा है तो इस पार्ट में क्या हो गया, पार्टिकल नीचे आ गया। तो जब पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। और एट द सेम टाइम अगर देखेंगे, पार्टिकल तो ऐसे भी तो जा रहा है ना, राइट, ऐसे भी तो जा रहा है वो, राइट, इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, लॉन्जिट्यूडनल वेव भी हो गया। दैट मीन्स जो अर्थक्वेक के वेव्स हैं, दैट इज जो वेव्स हैं, दैट इज बोथ लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। प्लस उसको प्रेशर वेव भी बोलते हैं और कॉम्प्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। फिर देखिए, ये जो पी वेव्स होते हैं, दे आर रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड याद रखिए, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखिए, फ्रीक्वेंसी और आपका जो वेवलेंथ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इस पर्टिकुलर सिंबल जो ऐसे होता है, इसको न्यू बोलते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं, राइट, राइट। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, और जो वेवलेंथ होता है ना, दिस इज नोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। सो एक चीज याद रखिए, इनके बीच एक रिलेशन है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ठीक है, तो जो लैम्डा है, दैट मीन्स वेवलेंथ, वो घटेगा। दैट मीन्स एक वेव मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, इसमें ये देखिए बहुत ज़्यादा क्या है, ऐसा है, ठीक है, वेव बहुत पास पास है। तो इसका क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे वेवलेंथ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा साइंस का याद करा देता हूँ, आपने पढ़ा होगा। सपोज ये एक साइन साइन वेव है, ठीक है। इसका जो वेव का यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, isn't it? सो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लीजिए। सो ए से बी जो है यहाँ पे, दिस इज नोन एज द वेवलेंथ, मतलब वेव का जो लेंथ है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ, या ऐसे भी आप कर सकते हो नीचे, दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ द वेव। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है, तो इतना छोटा है, बट इसमें वेवलेंथ देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। तो याद रखिए, वेवलेंथ जब बढ़ता है, वेवलेंथ यहाँ पे क्या है, कम है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, राइट। ये चीज़ याद रखिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिए। और पी वेव्स जो होता है ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होता है, उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर हाई है, मतलब न्यू अगर हाई है, तो क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा, राइट। सो वेवलेंथ कम होने से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन भी कम होता है, याद रखिए। सो ये वेव्स मैं दिखा देता हूँ आपको, जो इनिशियली मैंने दिखाया था, इसमें देखिए आप, इसका वो कितना है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट, देखने से पता चलता है। लेकिन इसका वेवलेंथ जो है ना, यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे बहुत छोटा छोटा है, तो इसलिए डिस्ट्रक्शन कम होता है। लेकिन इसका जो अगर देखेंगे, इनके बीच देखिए वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये सरफेस वेव्स क्या होता है, दीज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, राइट। सो ऐसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या था आपका, जो मतलब फ्रीक्वेंसी है न्यू, इसको एन यू बोलते हैं, न्यू, एन ई डब्ल्यू नहीं, एन यू, न्यू एक सिंबल ग्रीक लेटर है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ जो होता है लैम्डा,
LAMBD, लैम्डा बोलते हैं इसको, ग्रीक लेटर है ये भी। वेवलेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं लैम्डा, ठीक है। सो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, मतलब ये वेव्स क्या है, सेफ है। इसमें अगर देखेंगे थोड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, ठीक, इससे कंपेरेटिवली अगर देखेंगे कम है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, लैम्डा थोड़ा ज़्यादा होगा तो सरफेस वेव्स थोड़ा डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन सॉरी सर, एस वेव्स थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन सरफेस वेव्स में अगर देखेंगे तो इसका न्यू क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो लैम्डा क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे दिस विल कॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स, राइट। सो पहली बार जब अर्थक्वेक आता है ना, सो जो हल्का झटका देता है मतलब 1-2 सेकंड के लिए, दैट इज द प्राइमरी वेव। फिर अगर कंटिन्यूसली आएगा वो दूसरा झटका होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन क्या होगा, मतलब कम टाइम के लिए होगा, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ये वाला जो है ये बहुत देर तक रह सकता है, देखिए आप इसका देख सकते हो, ये बहुत मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है इसलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत देर तक रहेगा, प्लस इसका वेवलेंथ भी ज़्यादा है तो ये डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ये रिलेशन समझ लीजिए आप लोग। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या था इसमें, हमने देखा था फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था इसका तो वेवलेंथ घटा इसका, राइट, पी वेव्स का। सो यहाँ पे देखिए, ये पी वेव्स जो होते हैं दे आर रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी और ये डिस्ट्रक्शन कम करता है कंपेयर टू अदर अर्थक्वेक्स। अभी ट्रेमलिंग जो होता है ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉज्ड ड्यू टू दिस वेव्स इन द अप डाउन डायरेक्शन। तो याद रखिए, ये जो वेव होता है ना, इसकी वजह से हमको जो फीलिंग आता है वो अर्थक्वेक में, जैसे दो दो मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो अर्थक्वेक कॉज करता है पी वेव्स, उसके लिए हम लोग को जो फीलिंग आएगा मतलब सरफेस में वो कैसा होगा, इट विल बी लाइक अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर और नीचे जो हम लोग को फील होता है, दिस इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वेव, पी वेव। और जो आगे पीछे वाला डोलना होता है, ठीक है, वो एस वेव्स और आई मीन यू कैन से जो बॉडी वेव से उसके लिए होता है, ठीक है। और हमने देखा था पी वेव्स क्या होता है, दिस द फास्टेस्ट, और ये एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे याद रखिए, दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, मतलब गैस गैस हो, ठीक है, वो हर एक मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। पी वेव्स फास्टेस्ट होता है, हर एक मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। और देयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द शेयर स्ट्रेंथ, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, मतलब आप समझ सकते हो, ऐसे याद रखिए कि पी वेव्स में क्या होता है, जैसे पी वेव्स जितना मतलब इलास्टिक वाला मीडियम से जाएगा, ठीक है, उतना ही वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। मतलब इलास्टिक मीडियम का मतलब क्या है, शेयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। सॉलिड्स में आपको पता है जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी क्लोजली अरेंज्ड, राइट, बहुत पास पास में रहता है, राइट। लिक्विड्स में अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली थोड़ा दूर दूर रहता है। गैसेस में क्या होता है, आपका पार्टिकल्स दे आर वेरी फार अपार्ट, राइट। तो क्या होगा, जैसे पी वेव्स अगर सॉलिड के थ्रू जाता है, सो ये सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जितना सॉलिड मतलब टाइटली पैक्ड होगा ना, तो वो उस मीडियम में फास्ट, सॉलिड मीडियम में बहुत फास्ट जाता है, ठीक है। लिक्विड में क्योंकि मीडियम का जो डिस्टेंस है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स का डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू सॉलिड, तो इसमें थोड़ा स्पीड उसका घट जाएगा। और गैसेस में तो बहुत ही स्लो होता है इसका स्पीड, ठीक है। तो याद रखिए जो पी वेव्स है उसका कुछ फीचर्स है, जैसे वो फास्टेस्ट ट्रैवलिंग है, बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएगा। दूसरा उसका फीचर क्या है, जितना वो मतलब मीडियम का इलास्टिसिटी या शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉलिड मीडियम का क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ या इलास्टिसिटी बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन गैसेस का इलास्टिसिटी बहुत कम होता है, लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम होगा पी वेव्स का वेलोसिटी। फिर देखिए आप, दिस वेव्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो आवाज़ भी करता है अगर वो एटमॉस्फेयर में घुस गया। ये पी वेव्स कन्वर्ट हो जाता है साउंड वेव में, तो आवाज़ भी आपको सुनाई देगा, ठीक है। पी वेव्स का जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, मतलब ट्रेवल करने का, दैट इज अराउंड 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये याद रख सकते हैं, एक फैक्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी जो है सॉलिड में ज़्यादा होता है। फिर देखिए, प्रिसाइज स्पीड वेरीज अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर, दैट इज फ्रॉम, अभी अर्थ के क्रस्ट में अगर जाएंगे आप लोग, क्या होगा, देखिए 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है उसका अर्थ क्रस्ट में उसका स्पीड। अगर लोअर मेंटल में जाएंगे, ठीक है, अपर मेंटल के बाद क्या आता था, लोअर मेंटल, अंदर जाएंगे तो उसका देखिए वेलोसिटी बढ़ गया। और अगर इनर कोर में जाएंगे और ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे हमको समझ में आ गया होगा आपको कि इनर जो आपके कोर है ना, वो क्या है, सॉलिड से बना हुआ है, इसलिए तो वेलोसिटी इतना ज़्यादा है। मैंने बोला था ना आपको कि पी वेव्स का स्पीड सॉलिड्स में क्या होता है, अगर वो सॉलिड है तो उसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो अर्थ का जो क्रस्ट है इसमें सॉलिड मतलब आयरन वगैरह कम है, तो वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड में गया।
थोड़ा अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल में जब एंटर किया तो उसका डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है, उसमें आयरन वगैरह आ गया, निकल वगैरह आ गया, तो उसमें थोड़ा वेलोसिटी बढ़ गया। और अंदर जब जाएगा वो उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा इनर कोर में। वाई? बिकॉज हमारा जो कोर है वो क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर आयरन, ठीक है, और यू कैन से इट इज़ फुल्ली सॉलिड। सो इससे एक्चुअली साइंटिस्ट को पता चला, जब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सब सिस्मिक वेव स्टडी कर रहे थे ना, उनको पता चला कि जो पी वेव्स का वेलोसिटी है वो क्या होता है आपका, ऑब्वियसली सॉलिड में ज़्यादा होगा। सो जैसे साइंटिस्ट को पता चला कि वो पर्टिकुलर पी वेव्स जो है जब वो इनर कोर के थ्रू स्पीड मतलब 11 किलोमीटर में जा रहे हैं, 11 किलोमीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं, तो उनको ये पता चल गया कि कोर जो है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्चुअली सॉलिड, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में ही सबसे ज़्यादा वो फास्ट ट्रेवल करता है कंपेयर टू अदर मीडियम्स, राइट। ओके, तो अभी शायद आपको पता चल गया होगा कि साइंटिस्ट ने कैसे निकाला ये चीज़। साइंटिस्ट क्या करते हैं, सिस्मिक वेव्स को स्टडी करते हैं हर एक लेयर में, ठीक है। वो लोग सेटेलाइट या कुछ थर्मल इमेजिंग वगैरह कुछ करके, ठीक है, या वेव्स का जो है मतलब उसका ट्रेमर्स वगैरह डिटेक्ट करने के बाद वो लोग स्टडी करते हैं कहाँ से जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है, किस लेयर से आ रहा है। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने वेलोसिटी निकाला उस पर्टिकुलर वेव्स का, ठीक है, उस अलग अलग लेयर्स में। तो उनको ये पता चला कि जो आपके अ, ऊपर में जो लेयर है, ठीक है, क्रस्ट, और कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो लोअर मेंटल में वेलोसिटी क्या है, कम ही रहता है कंपेयर टू द कोर। लेकिन कोर में जब एंटर किया मतलब इनर कोर में, तो वेलोसिटी अचानक से ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे साइंटिस्ट को पता चला कि ऑब्वियसली कोर क्या होगा, सॉलिड का होगा, इसलिए तो बढ़ गया ना उसका वेलोसिटी, ठीक है। ओके, देन एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, व्हाई डू पी वेव्स ट्रेवल फास्टर देन एस वेव्स। पी वेव्स एस वेव से ज़्यादा क्यों ट्रेवल करते हैं, फास्ट मतलब फास्ट ट्रेवल करते हैं। तो याद रखिए, पी वेव्स और जो एस वेव्स हैं उनके बीच एक डिफरेंस है, दैट इज पी वेव्स आर ट्रेवलिंग 1.7 टाइम्स फास्टर देन द एस वेव्स। सो ऑलमोस्ट बोल सकते हो पी वेव्स आर ट्रेवलिंग 2 टाइम्स फास्टर देन द एस वेव्स, ठीक है। दैट मीन्स एस वेव अगर 100 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है, तो आप मान लीजिए पी वेव्स जो है वो 170 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करेगा, ठीक है। यू कैन से दिस वे, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और यू कैन से 200, आई मीन 2 टाइम्स समझ लो आप, 200 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। अभी देखिए पी वेव्स जो होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन वेव्स हमने देखा था, प्रेशर वेव्स होता है दैट अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप देखिए कंप्रेशन वेव्स या आपकी जो आपके लॉन्जिट्यूडनल वेव है वो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मतलब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में एनर्जी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव कर रहा है, राइट। तो क्या होगा, जैसे कोई अर्थक्वेक जनरेट हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में, मान लो ये फोकस है, इससे जब सरफेस में जाएगा, पी वेव्स पहले क्यों आता है, रीजन है आपका ये पहली बात है, ये तो हर मीडियम के थ्रू जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जब वो सरफेस में आएगा, ठीक है, ये आने का जो डायरेक्शन है ना इसका, क्योंकि वेव्स जो होता है ना, पी वेव्स विल ट्रेवल दिस वे, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है ये सबसे ज्यादा जल्दी आ जाएगा, तो ये जल्दी स्प्रेड भी हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो पहला जो अर्थक्वेक में फीलिंग आता है वो पी वेव का ही आता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपके एस वेव्स होते हैं दिस आर ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब अगर वेव इस तरफ मूव कर रहा है तो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आ गया आपको। तो एक इस तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल इस तरफ, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इट विल टेक टाइम टू मूव, बट ये क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेट जाता है, वाई, बिकॉज जो पार्टिकल्स है वो इसी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, दो वेव्स होता है, आप ये साइंटिफिक चीज़ें आपने पढ़ा होगा, लॉन्जिट्यूडनल जो आपके आई मीन ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव का क्या होता है, जैसे मान लो फिर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ ये हाइपोसेंटर है, फोकस है, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव ऐसे मान लो सीधा हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे पहुंचेगा, राइट। सो ये सबसे जल्दी पहुंचेगा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, दैट इज द प्रेशर वेव्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पी वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरे वेव्स है ना वो कैसे ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, फिर इस डायरेक्शन में थोड़ा इस स्विंग होके जाता है, ऐसे ऐसे करके जाता है। सो ऑब्वियस सी बात है ना, एस वेव्स जो है इट विल टेक सम टाइम टू मूव अप, राइट, इट विल टेक सम टाइम। सो एस वेव्स जो होता है दिस आर शेयर वेव्स भी बोलते हैं इसको, एंड द मोशन ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वही मैंने बोला आपका, जो मोशन ऑफ द मीडियम है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इस तरफ है, लेकिन मोशन ऑफ द मीडियम क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे ये मोशन ऑफ द मीडियम है, मीडियम इस तरफ जा रहा है, राइट, लेकिन पार्टिकल का जो डायरेक्शन है मोशन का वो क्या है, इस तरफ है, नहीं तो इस तरफ है। परपेंडिकुलर क्यों बोला, बिकॉज ये देखिए 90 डिग्री हो गया ना, राइट। सो
ये पार्टिकल्स ऐसे जाएगा. सो ट्रांसवर्स वेव जो होता है, एस वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव से होता है एंड इट विल टेक सम टाइम टू ट्रेवल. बट इफ यू सी टॉक अबाउट द पी वेव्स, वो पी वेव्स कैसे होगा, यहाँ पे जैसे हाइपोसेंटर है वो डायरेक्ट स्ट्रेट जाएगा, कोई मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं होगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आते हैं हम लोग एस वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. तो एस वेव्स क्या होता था, हमने देखा था दिस आर व्हाट ट्रांसवर्स वेव्स और शेयर वेव्स भी बोलते हैं या इसको डिस्टॉर्शन वेव्स भी बोलते हैं. ठीक है, एंड दे आर वेरी सिमिलर टू द वाटर वेव्स. सो याद रखिए पी वेव्स जो होता है वो साउंड वेव की तरह होता है, जो जिसमें यू नो लाइक कॉम्प्रेशन एंड एयर फ्रैक्शंस होके जाता है, वो एक डायरेक्शन में ऊपर से नीचे जाता है. एस वेव्स जो होता है ना, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेव्स. तो मैं थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ आपको. एस वेव्स जो होता है वो स्ट्रेट जाएगा. ठीक है, और जो ये पी वेव्स जो होता है वो स्ट्रेट जाएगा क्योंकि वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है. और एस वेव जो होता है ना, इट विल ट्रेवल दिस वे, राइट, वाटर की तरह, वाटर रिपल्स की तरह जाता है. ठीक है, एस वेव्स विल ट्रेवल दिस वे बिकॉज एस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स होता है. और ये क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है. इसमें भी आएगा प्रेशर रीजन्स होता है, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन होके जाएगा वो इस डायरेक्शन में. सो फिर देखिए आप जो ट्रांसवर्स वेव्स और शेयर वेव्स भी बोलते हैं इसको, दे इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. वही मैंने बोला था. इसमें क्या होता है, जो जाना था उसको कैसे स्ट्रेट, बट वो उसका जो डायरेक्शन है वो पहले इस तरफ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इससे जाएगा, ऐसे वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरह वाइब्रेट करके जाते हैं, राइट. और पार्टिकल मतलब अर्थ का जो पार्टिकल है, क्योंकि वो एनर्जी तो अर्थ में ही लगेगा ना, तो अर्थ का जो पार्टिकल्स है, अर्थ पार्टिकल्स वो ऐसे ट्रेवल करेगा लेफ्ट एंड राइट. फिर एस वेव्स जो होता है, दे अराइव एट द सरफेस आफ्टर द पी वेव्स. पहले पी वेव्स पहुंचेगा ऊपर, उसके बाद एस वेव्स आता है. तो फर्स्ट वेव में हमने देखा था वो वाले डायग्राम में, एक डायग्राम मैंने दिखा था, हाँ ये वाला. तो पी वेव्स पहले आया, फिर एस वेव्स आएगा सेकंड में, राइट. सो इसलिए एस वेव सेकंड में आता है. फिर देखिए जो एस वेव्स होते हैं, दिस वेव्स आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड दे पोजेस स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव पावर देन द पी वेव्स. ठीक है. फिर ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज ड्यू टू दिस वेव्स इज फ्रॉम साइड टू साइड. मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल वो ऐसे ऐसे करके जाएगा. फिर एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू फ्लूइड्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए. इसलिए दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एस वेव्स थोड़ा देर से आता है. रीजन क्या है, पी वेव्स अगर देखेंगे, मैंने बोला था इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, बट एस वेव्स जो होते हैं ना, दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड दे डोंट फ्लो थ्रू फ्लूइड्स. मतलब फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड और गैस के अंदर. अगर मान लीजिए यहाँ पे एस वेव्स ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे कोई अगर लिक्विड या गैसियस मीडियम आ गया, तो ये वेव वहाँ पे क्या आगे नहीं जा पाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है. और एक्चुअली क्या होता है, दे ट्रेवल एट वेरिंग वेलोसिटीज, सो थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. और ये जो वेव्स होते हैं ना, दे ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, और सॉलिड के थ्रू भी जब ट्रेवल करता है वो अलग अलग सॉलिड मीडियम में भी अलग अलग. जैसे आप मान लो एक लेयर में अगर निकल है तो उस लेयर में उसका स्पीड डिफरेंट होगा, नीचे अगर आयरन है तो उसका स्पीड अलग होगा. ठीक है, वो अलग अलग वेलोसिटी में ट्रेवल करता है थ्रू डिफरेंट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. सो एस वेव्स जो होते हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज लॉन्ग वेव्स. लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं बिकॉज उनको उनका जो वेव लेंथ है वो बड़ा है, राइट. फिर ये लो फ्रीक्वेंसी, हमने देखा था जो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तब क्या होता है, आपके वेवलेंथ घटते हैं. एस वेव्स में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया आपका, लो हो गया, तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा ना. सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी बोलते हैं या लॉन्ग वेव्स बोलते हैं, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है. ठीक है. फिर दे डेवलप इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द एपिसेंटर एंड अफेक्ट ओनली द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड डाई आउट एट स्मॉलर डेप्थ. फिर दे लूज एनर्जी मोर स्लोली with distance than the body waves because they travel across the surface unlike body waves which travel in all direction. तो ये क्या होता है, जो सरफेस वेव्स होता है वो सरफेस तक, इसलिए उसको सरफेस वेव्स बोलते हैं. देखिए इसमें डिफरेंस क्या है आपका, सेकेंडरी वेव्स में क्या होता था, प्राइमरी वेव तो स्ट्रेट जाता था, ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन, जो पार्टिकल्स है अर्थ पार्टिकल्स वो किस तरफ ट्रेवल करेगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी. यहाँ पे अर्थ पार्टिकल जो है वो लेफ्ट एंड राइट आप बोल सकते हो, ऐसे ट्रेवल करके जाएगा, ऊपर उठेगा, इसलिए वो ट्रांसवर्स वेव्स होता था. लेकिन जो बॉडी वेव्स होते हैं, सॉरी सरफेस वेव जो होते हैं, सो अभी देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे पी वेव्स और एस वेव जो है दोनों को मिला के हम बॉडी वेव्स बोलते हैं. ठीक है, लेकिन ये इसको बोलते हैं सरफेस वेव. तो सरफेस वेव क्या होता है, सरफेस वेव्स में एक चीज़ आप याद रखिए, वो बॉडी वेव्स की तरह नहीं होता है. बॉडी वेव जो होता था मतलब पी और एस वेव, वो चारों दिशाओं में जाते हैं. ठीक है, वो मतलब ऐसे आप बोल सकते हो, अगर ये एपिसेंटर ये सरफेस है, ये अगर एपिसेंटर है अर्थक्वेक का, तो जो आपके बॉडी वेव्स होते हैं वो ऐसे ट्रेवल करते हैं, राइट. मतलब हर डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेंगे ऐसे, नीचे से इस पॉइंट से वो इस तरफ भी जाएंगे, इस पॉइंट से वो ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है,
बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सरफेस वेव्स, वो क्या होगा, सरफेस वेव सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, और वो स्लो होता है कंपेयर टू द, और देखा ना आपने इस डायग्राम पे भी मैंने दिखाया था, जो आपके सरफेस वेव्स होते हैं सबसे स्लोएस्ट होते हैं, ठीक है, और इसका क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी कम होता है। सो फ्रीक्वेंसी कम लेकिन इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा ये पूरा, यहाँ से इस पॉइंट से ले लो आप इस पॉइंट तक, तो इसको आप एक वेव की तरह भी मान सकते हो, राइट। तो इसका देखिए वेवलेंथ कितना बड़ा है, लेकिन इसका देखिए अगर वेवलेंथ क्या है कंपेरेटिवली, ऐसा है, और इसका अगर देखेंगे तो क्या है, इसका भी कुछ ऐसा है वेवलेंथ, ठीक है। तो देखा जाए तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, सरफेस वेव का है, तो लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका कम है ना, तो पावर कम है, ठीक है। वो जाके क्या होता है, ये ज़्यादा दूर नहीं जाता है, और जाने के बाद क्या होता है, अगर चला भी गया तो ये जो आपकी सरफेस वेव्स है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर पार्टिकल मोशन जो होता है इज लार्जर देन दैट ऑफ द बॉडी वेव्स। अभी एम्पलीट्यूड मैंने बोला था, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे फिर से डायग्राम देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड मतलब हाइट, इनका जो हाइट है वेव का और इसका देखिए, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सरफेस वेव का हाइट ज़्यादा है, राइट, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। सो एम्पलीट्यूड सरफेस वेव्स का सबसे ज़्यादा होता है, ओके। और दे आर द स्लोएस्ट, वो सबसे लेट पहुंचते हैं, एंड दे आर रिकॉर्डेड द लास्ट। जो सिस्मोग्राफ होता है, ये जो मैंने दिखाया था डायग्राम, एक्चुअली ये सिस्मोग्राफ का ही डायग्राम है। तो एक पर्टिकुलर सिस्मोग्राफ में उन्होंने अलग अलग वेव्स दिखाया था, तो साइंटिस्ट को पता चल जाता है, ये पहले आया था ना, दिस प्राइमरी वेव, फिर इतने सेकंड के इंटरवल में आपका सेकेंडरी वेव आया, फिर इतने मिली सेकेंड के डिफरेंस में वो जो बड़ा वाला एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, दिस इज द सरफेस वेव, ठीक है, सरफेस वेव, ओके। ओके, सो अभी और एक है आपका लव वेव बोलते हैं इसको, ठीक है। इट्स फर्स्ट इज सरफेस वेव। सरफेस वेव्स का भी एक्चुअली अलग अलग टाइप होता है, एक होता है एल लव वेव बोलते हैं, एक होता है रेलिक वेव्स, ठीक है। सो दो ही है यहाँ पे। सो हमने देखा, अभी मैं थोड़ा आपको, अच्छा मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, ये सरफेस वेव हो गया आपका। इसमें लव वेव क्या होता है, सो लव वेव मतलब क्या होता है, यू सी, ये सरफेस वेव का वो वर्जन है जो कंपेरेटिवली फास्टर है, ठीक है, एंड दे मूव फ्रॉम द ग्राउंड, और ये साइड टू साइड ट्रेवल करता है, ठीक है, दिस स्पेशल टाइप ऑफ सरफेस वेव। और एक होता है रेलिक वेव जो होता है, रेलिक वेव जो होता है, दिस वेव रोल्स along the ground just like a wave rolls across a lake of an ocean, ठीक है, लेक और एन ओशन, बिकॉज इट रोल्स इट मूव्स। अभी देखिए आपने वेव देखा होगा ना, पानी में वेव कैसे रोल करके जाता है, सो रेलिक वेव्स भी ऐसे रोल करके, पानी जो होता है आपका वेव्स, सागर किनारे आपने देखा होगा ना, पानी ऐसे रोल कर करके आगे बढ़ता है, राइट, इन दिस वे वेव बन के, तो रेलिक वेव भी ऐसे ही ट्रेवल करते हैं, एंड दिस वेव्स मूव द ग्राउंड अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। ये जो रेलिक वेव्स होते हैं, ठीक है, और ये रेलिक वेव ही मतलब वो वेव्स हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, वाई, बिकॉज देखिए बाकी सारे वेव्स में हमने देखा था, जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है वो क्या करता है, आपका अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, ठीक है। फिर जो मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब हम पी वेव के बारे में बोल रहे हैं, पी वेव क्या करता है, बॉडी को अप एंड डाउन मूव करता है। जो एस वेव है वो साइडवर्ड करता है, लेकिन बॉडी वेव क्या करता है, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट भी मूव कराता है। सो मोस्ट ऑफ द शेकिंग जो होता है एंड डैमेज जो होता है अर्थक्वेक की वजह से, वो इसलिए इस वेव से होता है, रेलिक वेव से, ठीक है। एंड रेलिक वेव इज ए टाइप ऑफ व्हाट, इट्स ए सरफेस वेव, ठीक है। सो एक मैं मैप बना देता हूँ आपको। बेसिकली वेव्स जो है कि अर्थक्वेक वेव्स, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका बॉडी वेव, राइट, बॉडी वेव, ऐसे आप मैप बना लीजिए। बॉडी वेव में दो टाइप का होता है, एक होता है पी वेव प्राइमरी वेव, और एक होता है सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। सेकेंडरी वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, राइट। और ये सबसे क्या है, फास्टेस्ट है, राइट, और ये कंपेरेटिवली स्लो है। फिर दूसरा है सरफेस वेव। सरफेस वेव में हमने देखा था दो टाइप ऑफ वेव्स हैं, एक को बोलते हैं लव वेव्स, राइट, और दूसरा है रेलिक वेव, रेलिक। सो इसमें अगर देखा जाए तो ये सरफेस वेव्स कैसा होता है, ये आपके मतलब ऊपर नीचे भी मूव करते हैं, राइट, बॉडी मतलब अर्थ को ऊपर नीचे भी मूव करते हैं, और लेफ्ट राइट भी मूव कराते हैं, राइट। इसमें से अगर देखेंगे रेलिक वेव सबसे डेंजरस है इन चारों वेव्स में से, मतलब प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव और रेलिक वेव में से अगर देखा जाए, रेलिक वेव सबसे डेंजरस है। और इसमें से सबसे फास्टेस्ट है ये, सबसे स्लोएस्ट है ये दोनों, ठीक है, स्लोएस्ट, क्योंकि सरफेस वेव स्लो होता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द वेव्स। अभी हम देखेंगे व्हाई डू सिस्मिक वेव्स हेल्प, हाउ डू सिस्मिक वेव्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर।
मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि पी वेव्स और एस वेव जब हम देख रहे थे तब हमने बोला था कि कुछ जो वेव्स होते हैं, जिसे आप देख सकते हो पी वेव जो होता है ना, प्राइमरी वेव्स, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। और जो एस वेव होता है वो सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकता है, फ्लूइड के मतलब फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब क्या होगा, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड कहलाते हैं। सो फ्लूइड से वो ट्रेवल नहीं करता है, राइट। सो अभी देखिए, एस वेव्स जो होता है, दे डोंट ट्रेवल थ्रू द फ्लूइड्स और लिक्विड्स, दे एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड मतलब क्या, इसका एनर्जी खत्म हो जाता है फ्लूइड में, ठीक है। द एंटायर जोन बिलो 103 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव, ठीक है। तो ये पहले हम देख लेते हैं ये क्या है, पी वेव और एस वेव के डायग्राम से समझ लेते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे अगर पी वेव है, वो पी वेव ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो पी वेव है, पी वेव क्या होता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से जा सकता है, isn't it? तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे आपको पता होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात हम बोल रहे थे वेव्स में, तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे अगर मान लो पी वेव शेडो जोन है, ठीक है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है इसलिए पी वेव्स का शेडो जोन है, ठीक है, फोकस है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हर डायरेक्शन में, क्योंकि पी वेव का क्या होता है, पी वेव से बॉडी वेव हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ऐसा इस यहाँ से अगर ये वाला एंगल देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ तक एंगल देखेंगे ना अर्थ का, ठीक है, दिस इज 100 एंड, अगर पूरा 360 डिग्री है तो ये 103 डिग्री वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब पी वेव्स मिलेंगे, ठीक है। और कुछ पी वेव्स ऐसे भी जाएंगे, राइट, ऐसे जाके वो किस तरफ जाएंगे, इट विल गो थ्रू द कोर। जब वो कोर के थ्रू जाता है तो क्या होता है, वो यहाँ से आप देख सकते हो ये वेव्स कैसे हो गए, इज गोइंग दिस वे, देन इट इज ट्रेवलिंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, रिफ्रैक्शन मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे मीडियम चेंज होता है ना, ये वाला मीडियम जो था इट वाज व्हाट, सेमी सॉलिड, फिर कोर वाला जो एरिया आ गया ना, यहाँ पे ये क्या हो गया, कंप्लीटली सॉलिड हो गया, तो मीडियम चेंज हो गया ना, लिक्विड से सॉलिड मान लो आप लोग। सो लिक्विड से सॉलिड जब जाएगा ना, देन इट विल ट्रेवल दिस वे, ठीक है। फिर जब वो सॉलिड से फिर लिक्विड इस इंटरफेस में निकलेगा ना, जैसे उसको जाना चाहिए था ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट वो कैसे गया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर अंदर की तरफ घुस गया, ठीक है। सो इस तरफ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो वेव्स है, यहाँ तक जो था वो ऐसे चला गया, और कुछ वेव्स जो यहाँ तक था वो ऐसे आके फिर ऐसे रिफ्लेक्शन होके फिर ऐसे चला गया। तो यहाँ पे दो एरिया मिलेगा आपको जहाँ पे पी वेव्स डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको ही पी वेव क्या बोलते हैं, शेडो जोन बोलते हैं। मतलब शेडो जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पी वेव्स डिटेक्ट नहीं किए गए स्टेशन में, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे आप, यहाँ पे मान लो ये एस वेव शेडो जोन हम लोग समझा रहे हैं, तो अभी आपको पता है कि एस वेव जो होते हैं ना, अगर मान लो यहाँ पे सेम जगह में ही, जैसे यहाँ पे हुआ था अर्थक्वेक, तो इसको ही मान लीजिए हम लोग, दिस इज द फोकस और हाइपोसेंटर। यहाँ से क्या होगा, सॉरी, दिस इज द एपिसेंटर। एपिसेंटर से क्या होगा, ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सरफेस में जो एपिसेंटर है, इससे ऐसे वेव्स इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो जब वो कोर के पास जाएगा तो एस वेव्स आपको पता है, इट डज नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे तो ट्रेवल किया थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे कुछ एटीन्यूएट हो गया, और एस वेव्स अगर है यहाँ पे जाएगा, सॉलिड के थ्रू वो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस वेव्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है इस एरिया में, वाई, बिकॉज द एस वेव्स आर बीइंग एटीन्यूएटेड हियर, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर मीडियम में, इसमें अगर देखेंगे तो कोर को छोड़ के जो दूसरे वाला पार्ट है, ये क्या है, दिस इज ऑल लिक्विड हियर, राइट। लिक्विड मतलब मैग्मा के फॉर्म में है। सो सेमी सॉलिड बोल सकते हो आप। तो इससे क्या होता है, जो सेमी सॉलिड मीडियम है, इसकी वजह से जो एस वेव्स हैं यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो वो मतलब कोर तक ही जा पाते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते। वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कोर के चारों तरफ मैग्मा का लेयर है, तो थोड़ा बहुत मतलब कोर पहुंच पाते हैं, और इस साइड मतलब मिला ही नहीं, क्योंकि एस वेव्स कम्प्लीटली एटेन्यूएट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अभी जो 103 डिग्री का वाला एंगल है, ये इस मतलब बोल सकते हो, पहले कौन सा था, ये वाला एरिया था, राइट। इसको पी वेव शेडो जोन बोलते हैं। लेकिन ये वाला अभी देख सकते हो आप, दिस इज द 103 डिग्री, सेम है, ठीक है। और अभी ये जो रिमेनिंग वाला एंगल है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, आँख का, सो ये वाला जो आप बोल सकते हो सेक्टर है, ये क्या हो गया आपका, दिस इज द एस वेव शेडो जोन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एस वेव इस पर्टिकुलर स्टेशन में नहीं मिल रहा है, जस्ट लाइक पहले हमको पी वेव्स नहीं मिल रहा था, यहाँ पे एस वेव्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज द एस वेव शेडो जोन, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे लिखा गया है।
जो आपके एंटायर जोन है बियॉन्ड 103 डिग्री, मतलब ये डायरेक्शन डायग्राम देखिए, पहले मैं समझा देता हूँ। जो एंटायर जोन है ये 103 डिग्री ये वाला एरिया है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 103 डिग्री। 103 डिग्री से नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, एंटायर जोन अप टू यहाँ से यहाँ तक लेके और यहाँ से 142 डिग्री, ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पे पी वेव्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए तो ये 103 डिग्री से यहाँ पे पूरा ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एस वेव्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि the entire zone beyond 103 degree does not receive S waves and this zone is identified as the shadow zone of the S wave। इससे हमको क्या पता चला, जो आउट कोर का जो आउटर वाला पार्ट है वो क्या है, लिक्विड है, क्योंकि एस वेव्स तो लिक्विड के थ्रू नहीं जाएगा ना, इसलिए आप यहाँ पे समझ सकते हो हम एस वेव्स के बारे में बोल रहे हैं। जो 103 डिग्री को लेके इस यहाँ से यहाँ तक 103 डिग्री और यहाँ से यहाँ 103 डिग्री, सो इसको छोड़ के ये वाला जो एरिया है ना, इस पर्टिकुलर जोन में एंटायर जोन डज नॉट गेट एनी एस वेव। सो इससे हमको क्या पता चला कि कोर का जो बाहर वाला हिस्सा है ना, दिस इज मेड अप ऑफ लिक्विड। सो इससे हमको पता चला कि दिस इज लिक्विड। ओके, सो ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़ा था मैग्मा है यहाँ पे, क्योंकि हम तो अंदर नहीं गए ना फिजिकली, या कोई मशीन नहीं गया वहाँ पे, राइट, जा नहीं सकता। सो ऐसे ही वेव्स को पढ़ के हम लोग को पता चला, क्योंकि यहाँ से अगर शेडो जोन यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, कोर के आसपास कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है, जैसे लिक्विड लेयर, इसलिए तो एस वेव ट्रेवल नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट देखिए पी जोन के बारे में। पी वेव्स का जो शेडो जोन है वो कहाँ से होता है, 103 से 142 डिग्री तक होता है, ठीक है, एयर फ्रॉम द एपिसेंटर। अगर हम देखेंगे यहाँ पे अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर हम एंगल देखेंगे ये 103 डिग्री है, और सॉरी यहाँ पे यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, 103 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये वाला जो रिमेनिंग रीजन है यहाँ पे 142 डिग्री तक। सो ये यहाँ पे पी वेव्स हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस मीन्स दिस इज अ पी वेव शेडो जोन। फिर दिस पी वेव्स आर रिफ्रैक्टेड व्हेन दे पास बिटवीन द ट्रांजिशन जोन। अभी मैंने बोला था ना आपको, जब सॉलिड मेटल और लिक्विड आउटर कोर में क्या होता है, मीडियम चेंज होगा ना, जैसे ई वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रहा था पहले एपिसेंटर से, ये ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ पे जब मीडियम चेंज हुआ टेंसर मीडियम में, वो क्या अंदर की तरफ चला गया, फिर क्या हो गया, यहाँ तक आ गया सपोज। फिर जब वो रेयर मीडियम में जाएगा, दैट मीन्स डेंसर मीडियम मतलब अंदर सॉलिड था ना आयरन, तो फिर रेयर मीडियम में क्या होगा, वो अवे अवे चला जाएगा, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर, ठीक है, आरडीटी ऐसे याद रखिए, मैंने साइंस में ऐसे याद रखा था, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम जब जाएगा देन इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। लाइट वेव्स का थोड़ा समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए एक रेयर मीडियम है, जैसे दिस इज एयर, और ये डेंसर मीडियम है जैसे वाटर। सो रिफ्रैक्शन का ये प्रिंसिपल है, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल SENNLS, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है स्नेल्स लॉ, आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट पढ़ने के टाइम पे। जैसे एक लाइट वेव ऐसे आ रहा है, ठीक है, लाइट का रे है, तो ये रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा है ना, तो नॉर्मल क्या है, ये वाला बीच का लाइन, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। सो वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, सो इसका एंगल कम होगा। लेकिन उल्टा अगर देखेंगे, मान लो ये क्या है, डेंसर मीडियम है, जैसे वाटर है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे मान लो रेयर मीडियम है एयर, तो जैसे वो डेंसर से एयर रेयर मीडियम जाएगा, so एक लाइट वेव ऐसे अगर आ रहा है, इफ इट्स गोइंग फ्रॉम वाटर और वो लाइट की तरफ मतलब बाहर जा रहा है, तो मान लो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, मतलब इसका जो एंगल होगा ना ये ज़्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मल से जो एंगल काउंट करेंगे, तो ये क्या होगा, दिस एंगल विल बी ग्रेटर। दैट मीन्स आप इतना समझ लीजिए कि रेयर से डेंसर जाने से टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा RDT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, रेयर था और ये डेंसर था, इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दिस विल गो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और वैसे ही इस पॉइंट पे अगर देखोगे, ये क्या है, इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, राइट, बिकॉज वो डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ये स्टडी कर लीजिएगा, इतना टफ नहीं है, साइंस ही है। However, seismographs located beyond 142 degree from the epicenter record the arrival of the P waves but not of S waves. This gives clue about the solid inner core। मतलब जो आपके सिस्मोग्राफ से हमको पता चला है कि जो यहाँ पे अगर देखो 142 से डिग्री, जो 142 डिग्री है समवेयर 103 से यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे 142 डिग्री होगा मान लीजिए, यहाँ पे हमको क्या नहीं मिल रहा है, एस वेव्स नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, एस वेव किसके थ्रू नहीं जाएगा, इट विल नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड मीडियम। और अगर पी वेव के बारे में बोल रहे हैं, तो पी वेव में देखिए आप यहाँ पे 142 है, मतलब 130 और 142 डिग्री के बीच जो वाला जोन है, इसमें आपको पी वेव नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो अंदर ऐसा होगा चीज़ जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब सेम मीडियम होने से वो तो सीधा सीधा चला जाता ना, इज चेंज इन मीडियम, इसलिए तो ये वेव्स जाके ऐसे जाके वो फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। फिर does a zone between 103 and 142 degree from the epicenter was identified as the shadow zone for both type of waves, ठीक है। अभी अगर एक चीज़ आप देखो कॉमन है, जो ये एरिया है ना 103 डिग्री से 142 डिग्री, ये पी वेव्स के लिए तो शेडो जोन है ही, प्लस अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तो शेडो जोन है ना, क्योंकि एस वेव्स यहाँ भी नहीं मिल रहा है। सो ये वाला कॉमन है, दैट मीन्स आप अर्थक्वेक जहाँ पे ऑरिजिनेट होता है ना, उससे अगर आप 140 103 से 142 डिग्री के बीच अगर रहे, यू इन ए सेफ जोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फील ही नहीं होगा कि अर्थक्वेक आया है। वाई? बिकॉज द वेव्स कैन नॉट ट्रेवल, वो अंदर से ट्रेवल नहीं कर सकता है हर वेव, ठीक है। और किसी ने ट्रेवल किया भी तो वो जैसे पी वेव्स ट्रेवल कर लेता है, लेकिन वहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से, वो रिफ्रैक्शन की वजह से इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो वेव्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज इट टुडेज लेक्चर। सो कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया, इफ़ यू डोंट डिड नॉट आई मीन इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, और क्लास में आप पूछ सकते हो। बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम अगर समझ में नहीं आया तो आप 2-3 बार देख कर भी आप वीडियो को समझ सकते हो। यू कैन जस्ट बैक एंड फोर्थ द वीडियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे दिस टॉपिक, ठीक है। विल स्टडी अबाउट द जियोग्राफिक मूवमेंट्स, सो इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू।